गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चलिए आज स्टार्ट करते हैं इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की क्लास यानी कि ईबीएस 2BC एंड 2BCom। ध्यान दें, हम ईबीएस में बायोडाइवर्सिटी पढ़ रहे थे। प्रीवियस वीडियो में हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बताया हुआ था। चलिए आज उसके आगे नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं और आप लोगों ने पढ़ा होगा वीडियो देखें ज़रूर, साथ में लाइक भी करें वीडियो को, जिससे हमको पता चलता रहे कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ कि आपको साथ में लाइक ज़रूर करते जाना है। वीडियो को जब आप चला के देखेंगे तो उसको लाइक करते जाएं कि आप वीडियो देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं। ये मैंने आपको बताया हुआ था। इसमें देखिए, मैंने बायोडाइवर्सिटी में हॉट स्पॉट्स भी बताए हुए थे कि कहाँ पे पाए जाते हैं, और इसके साथ साथ मैंने थ्रेड्स भी आपको बता दिया था। ये मैंने आपको पढ़ाया था, एक बार बता देता हूँ। बायोडाइवर्सिटी में इंट्रोडक्शन बता दिया था, हॉटस्पॉट बताया था या मेगा डाइवर्सिटी बताया था, और प्लस मैंने आपको एग्रीकल्चर में इम्पोर्टेंस, थ्रेड्स टू बायोडाइवर्सिटी, ये सब कुछ पढ़ाया हुआ था। अब मुझे थ्रेड्स में यहाँ पे जो बताना था आपको, मैंने प्रीवियस वीडियो में बोला था कि बायोडाइवर्सिटी पर विभिन्न कारकों से पड़ने वाले प्रभाव, उसकी इफ़ेक्ट क्या है, कौन से ऐसे कारक हैं जो बायोडाइवर्सिटी पे इफ़ेक्ट डालते हैं और उससे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। हम क्यों बायोडाइवर्सिटी, ये तो हमने देख लिया, विभिन्न प्रजातियां पाई जाती हैं, है ना, लेकिन उससे इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा हमको ये भी देखना है। तो इसमें हम देखते हैं, सबसे पहला मेजर जो इफेक्ट हमारा स्टार्ट होता है, देखिए कहाँ से, मानव जनसंख्या, पॉपुलेशन। ओके, पॉपुलेशन पॉपुलेशन में दो मेजर डिफरेंस यहाँ पर हैं। एक तो उसकी मात्रा, यानी कि पॉपुलेशन का इंक्रीमेंट, बढ़ना, इंक्रीज होना, और दूसरा संसाधनों का प्रयोग। जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, सीधी सी बात है, लोग बढ़ेंगे तो संसाधन भी ज़्यादा यूज होंगे। कैसे, मैं आपको समझाता हूँ। जब पहले कम लोग होते थे, मान के चलिए एक आपके पास कोई भी खेत है, वो आपको मिला हुआ है। इसके बाद जब आप 2 लोग हुए, 3 लोग हुए, तो उसको आप डिवाइड कर देंगे, सीधी सी बात है। वो एरिया आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। पहले क्या होता था, इतनी ज़्यादा लैंड्स हमारे पास अवेलेबल होती थी, यानी कि भूमि हमारे पास अवेलेबल होती थी कि बहुत से बंजर भूमि में भी कन्वर्ट रहे तो हमको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता था। वहाँ पर बंजर भूमि में अन्य प्रजातियाँ रही जाती थी। ऐसे बहुत सारे हमारे पास फॉरेस्ट होते थे। हम फॉरेस्ट को नहीं छेड़ते थे ज़्यादा, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी लैंड्स पर्याप्त होती थी। लेकिन जब जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती गई तो हमारी आवश्यकताएं बढ़ती गईं और हम फॉरेस्ट को भी छेड़खानी करना चालू कर दी। जब फॉरेस्ट को छेड़ना चालू किया हमने, सीधी सी बात है, फॉरेस्ट में रहने वाली प्रजातियों के लिए आवास नहीं बचे, उनके आवास नष्ट हो गए, तो वो प्रजातियां लुप्त होना चालू हो गई। इस प्रकार से इसकी मात्रा का इफेक्ट पड़ता है। प्लस संसाधनों को हम देखते हैं कैसे। सबसे पहला तो कृषि, जो मैंने आपको एग्जांपल समझाया कि यदि हमको भूमि की ज़रूरत पड़ेगी तो हम जंगल को भी क्या करते हैं, खाली करते हैं, साफ करते हैं। वहाँ पर रहने वाली प्रजातियाँ क्या हो जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं। दूसरा जो हमको इफेक्ट पड़ता है, वो हमारा इफेक्ट कौन सा है आपको मालूम है। दूसरा इफेक्ट है हमारा उद्योग, इंडस्ट्रीज, बिजनेस। इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज, पहले लोग कम होते थे,
इतनी ज़्यादा इंडस्ट्रीज ओपन होने की आवश्यकता नहीं होती थी, इतना कंपटीशन नहीं होता था, कोई एक ब्रांड चलता था, लोग बाग खरीद लेते थे। उस किसी भी एक प्रोडक्ट के 1000 ब्रांड नहीं हुआ करते थे, लोग जाते थे वो प्रोडक्ट खरीद लाते थे। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि आप एक प्रोडक्ट के कई ब्रांड है, अब कौन सा ब्रांड आप खरीदना चाहते हैं। मैं यहाँ तक आपको बताऊं, पहले जब दुकान में आप कोई प्रोडक्ट खरीदने जाते थे, आपके लोग घर के जाते रहेंगे, आप पूछिएगा तो वहाँ पे सीधा वो प्रोडक्ट का नाम बताते थे कि हमको साबुन चाहिए, नहाने वाली चाहिए कि कपड़े धुलने वाली चाहिए, ऐसे सीधे बोल देते थे, वो दे देता था। आपसे ये नहीं पूछता था कि कौन सी साबुन चाहिए, कौन सी ब्रांड चाहिए, लक्स चाहिए कि डिटॉल चाहिए, ये नहीं पूछता था वो। साबुन आपने कहा, नहाने की साबुन उसने दे दिया, कपड़ा धुलने की कपड़ा धुलने की दे दिया। लेकिन आज यदि आप ये तो छोड़ो, यदि आप टॉफ़ी या चॉकलेट भी खरीदते हैं तो उसमें भी ब्रांड पूछा जाता है कि कौन सी ब्रांड। जिसको ब्रांड नहीं मालूम है उसको लेने तक में दिक्कत है। तो अब आप समझ सकते हैं कि जब इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन की कई कंपटीशन के कारण इंडस्ट्रीज बनी, तो उन इंडस्ट्रीज को बनाने के लिए हमको एरिया भी तो आवश्यकता होगी, वहाँ रिसोर्सेज भी तो हमको चाहिए। वो रिसोर्सेस यूज करने के लिए आप चले जाइए, दिल्ली चले जाइए, गुड़गांव चले जाइए, नोएडा चले जाइए, कानपुर, ज़्यादा दूर नहीं, देखिए कितना ज़्यादा डेवलपमेंट हो रहा है। और ज़्यादा नहीं जा सकते, सतना जाइए, सीमेंट फैक्ट्री का एग्जांपल लीजिए, पूरे गांव का गांव उजाड़ दिया जाता है। जहाँ पे वो फैक्ट्रियाँ हैं, वो फैक्ट्रियाँ पूरा ज़मीन लैंड खरीद लेती हैं, पत्थर निकालती हैं। तो ये सब क्या है? पहले जब वहाँ जंगल होते थे, खेती होती थी, तो वहाँ कहीं ना कहीं कोई ना कोई प्रजातियाँ रहती रही होंगी। लेकिन आज जब उनको ख़त्म कर दिया गया तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है प्रजातियों को रहने में। तो इस प्रकार से इसका भी इफेक्ट पड़ता। तो पहला इफेक्ट हमारा कृषि हुआ, दूसरा क्या हुआ, उद्योग, और तीसरा हमारा क्या हुआ, मनोरंजन। ये भी एक इफेक्ट हमको डालता है। मनोरंजन के साधन हमारे बढ़ेंगे, सीधी सी बात है, तो कहीं ना कहीं हमको इफेक्ट पड़ेगा। इसी प्रकार से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, हमारा व्यापार भी बढ़ गया। अब इनमें भी हमने डिवाइडेशन फिर किया। देखिए, भूमि परिवर्तन, भूमि की सफाई यदि होती रहेगी, चराई करना, ये सब इफेक्ट आपके पड़ते हैं, है ना। वैश्विक जैविक रसायन, आज की डेट में कार्बन, नाइट्रोजन, जल, ये सारी भूमि को खराब कर रहे हैं। जैविक की बात करें तो अतिक्रमण, शिकार करना, मछली पकड़ना, इनसे क्या है, अतिक्रमण यानी कि जंगलों में अतिक्रमण कर लेना, है ना। शिकार करना तो उससे प्रजातियों को नुकसान पहुंचता है। मछली पकड़ के बेची जाती हैं, आपको मालूम है, तालाब की एक साथ। तो ये सारे जो हैं सभी इफेक्ट हमको किसको डालते हैं, बायोडाइवर्सिटी के। इससे हमको परिवर्तन क्या मिल रहा है, ये भी आप देखिए। जलवायु का परिवर्तन, ग्रीनहाउस गैसों में वृद्धि हो रही है। एरोसॉल, घास तथा वन क्षेत्रों में कमी, यानी कि घास जो है, ग्रासलैंड, वो कम हो रहा है। फॉरेस्ट कम हो रहे हैं, जिससे पानी भी कम होता है। जब फॉरेस्ट, जंगल नहीं होगा, पानी नहीं होगा, पानी नहीं होगा, विभिन्न प्रकार की प्रॉब्लम्स जनरेट होंगी। जैव विविधता के ह्रास की, प्रजातियों की संख्या का विलोपन, बहुत सी ऐसी प्रजातियां हैं, आपको मालूम है, विलुप्त हो चुकी हैं, यहाँ मिलती ही नहीं हैं, ऐसी प्रजातियां हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स हमारे जनरेट करते हैं, ये फैक्टर्स हैं। ये मैंने आपको पॉइंट के रूप में इसीलिए चार्ट में बताया है। आप इनको एक एक करके, यदि आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आप इनको एक्सप्लेन कर दीजिएगा। इसीलिए मैंने आपको पॉइंट में दिया है कि आपको किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, और इसको आप पढ़ लीजिएगा। अब बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। ये भी देखिए आपके सिलेबस में दिया हुआ है, बायोडाइवर्सिटी इन इंडिया। अभी हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, बायोडाइवर्सिटी क्या है, उसके क्या कारक है। अब हमारे इंडिया में क्या है, तो इंडिया की यदि बात करें तो दक्षिण एशिया में भारत जैव विविधता की दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखता है। दक्षिण एशिया में भारत एक बायोडाइवर्सिटी के रूप में एक महत्व रखता है। कैसे? भारत के उत्तर में हिमालय जो है, आपको मालूम है, भारत उत्तर में हिमालय, दक्षिण में हिंद महासागर, और पूर्व में बंगाल की खाड़ी तथा पश्चिम में अरब सागर से घिरा हुआ है। ये आपको मालूम है, आप जानते हैं। तो इसके कारण यहाँ पे कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं। अब इन जब चारों तरफ देखिए हमारे अलग है, हिंद महासागर अलग है, बंगाल की खाड़ी अलग है, हिमालय भी है हमारे पास, तो प्रजातियाँ भी विभिन्न प्रकार की पाई जाती हैं। हमारे यहाँ विभिन्न प्रकार की प्रजातियाँ हैं। तो भारत विश्व के विविधता बहुल क्षेत्रों में से एक है।
और विश्व के कुल 17 मेगा डाइवर्सिटी यानी कि हॉट स्पॉट, 17 मेगा हॉट स्पॉट पूरे विश्व में है कुल, उनमें भारत को भी शामिल किया गया है। यानी कि मेगा डाइवर्सिटी या हॉट स्पॉट में कौन शामिल है? हमारा भारत भी शामिल है विश्व में। ये आप ध्यान रखना, विश्व के हॉट स्पॉट क्षेत्रों की दृष्टि से भारत अत्यधिक हॉट स्पॉट में एक है। ओके, और जैव विविधता की दृष्टि से भारत विश्व के 10वें एन एशिया के 4 शीर्ष देशों में से शामिल है। यदि बायोडाइवर्सिटी की दृष्टि से हम देखें तो भारत जो है विश्व के 10वां एन एशिया के 4 महादेशों में से शामिल है। बात समझ में आ गई होगी आपकी। विभिन्न प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, आप मालूम ही है। जलवायु के आधार पे अलग अलग प्रकार, स्थानीय स्थान के आधार पे अलग अलग प्रकार की प्रजातियां, कई कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट और कई समुद्री जली कई प्रकार के भारत में पाए जाते हैं। आगे हम देखेंगे भी कि कौन कौन से पाए जाते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। ओके, देखिए इस तरीके से हम डिवाइड किया गया है कि ये उत्तर पूर्व का एरिया है, पूर्व घाट में, पश्चिम में, किस प्रकार से भारत में जैव विविधता का यूज किया जाता है। भारत में उच्च जैव विविधता जंगली वृक्षों एवं जीवों में अत्यधिक दिखाई देती है। जो ज़्यादातर जैव विविधता हमको मिलेगी, सीधी सी बात है, फॉरेस्ट में, जंगलों में विभिन्न प्रकार के प्रजातियां पाई जाती हैं, कीड़े मकोड़े, पक्षी, पशु सब पाए जाते हैं वहाँ। कृषि भूमि की दृष्टि से भी भारत हमारा एक अहम देश है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। बागवानी वगैरह भी हमारे यहाँ अच्छी की जाती है, तो इस दृष्टि से भी इसको एक अच्छा माना जाता है। और ये हमने एक बार पढ़ा हुआ था, ये जो वृक्ष हैं वो वन जो हमारे फॉरेस्ट, उसको अलग अलग तरीके से डिवाइड किया गया है, अलग अलग, जैसे कुछ शुष्क वन पाए जाते हैं जहाँ पानी नहीं होता, कुछ अत्यधिक पानी वाले पाए जाते हैं, अर्ध सदाबहार ऐसे पाए जाते हैं। तो इसको हमने यहाँ पे डायग्राम में समझाया, आप देख लीजिए। लकड़ी विहीन यानी कि ये 30% ऐसा हमारा फॉरेस्ट है जिसमें लकड़ी नहीं है। बात समझ में आई? ये सदाबहार वाले हैं, हमेशा पानी मतलब हर रूटीन में होता रहता है। ठीक है, तो इस प्रकार से वन को डिवाइड किया गया है। ये देखिए, अब ये जीव पाए जाते हैं, ये कुछ आपको पढ़ लेना है। स्तनधारी जीव ये जो पाए जाते हैं, तो उनमें से देखिए बहुत सारे हैं। प्रमुख कैरेक्टरिस्टिक्स एंड थ्रेड्स टू मेजर मैनल ऑफ स्पाइसेस, ये एक तरह से प्रजातियां जो पाई जाती हैं कई प्रकार की होती हैं। ये भी मैं आपको बता दूं, ये जो प्रजातियां होती हैं, देखिए जीन्स के आधार पे भी इसको डिवाइड किया गया है, बायोडाइवर्सिटी को प्रजातियों के आधार पे भी दिया गया है और जातियों के आधार पे भी इसको पाया जाता है। इनमें से डॉल्फिन्स, भारत में सबसे अधिक डॉल्फिन्स गंगा नदी क्षेत्र में पाई जाती है। भारत में पाई जाने वाली डॉल्फिन जो है अन्य क्षेत्रों में पाए जाने वाले डॉल्फिन प्रजातियों से भिन्न एवं विशेष भी है। तो ये एक प्रजाति होती है, मछली होती है, जो कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाई जाती है? गंगा के क्षेत्रों में पाई जाती है। ऐसे, और इससे संकट एवं समाधान क्या है? विभिन्न क्षेत्रों में डॉल्फिन का जो मांस के लिए शिकार हो रहा है, यानी कि इसकी एक डिमांड होती है, हम इसको रोक कैसे सकते हैं, कंजर्वेशन कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए हमको रोकना होगा, सीधी सी बात है। बढ़ते शिकार के कारण इसकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, यानी कि लोगों को चाहिए। तो अब चूंकि इतना ज़्यादा जब प्रोडक्शन नहीं होगा, डिमांड अधिक हो जाएगी। सीधा सा मार्केट का रूल होता है, प्रोडक्शन कम होना, डिमांड अधिक होना, सीधी सी बात है, कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आना। इसके साथ साथ शिकार के अलावा जल प्रदूषण के कारण भी डॉल्फिन की मृत्यु हो रही है। यानी कि एक तो शिकार है, दूसरा जब प्रदूषित जल हो जाएगा तो उसमें वो जीवित नहीं रह सकती है। ऐसे ही मार्सुएल्स, ये भी एक विशेष प्रकार का प्राणी जंतु पाया जाता है, प्रजाति होती है। और इसकी जो प्रजाति होती है, इसके जो बच्चे पैदा करता है, शिशु होते हैं, अविकसित होते हैं, जन्म के बाद अपने पेट में बने थैली के जैसे नुमा जो स्थान होता है, वहाँ पे बच्चों को रखता है जिससे वो सुरक्षित रहें। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो विशेष प्रकार की प्रजातियाँ अपने भारत में पाई जाती हैं, कई, उनके बारे में आपको बताना होगा, ये आप ध्यान रखें। मैं कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ।
देखिए ग्रेट इंडिया वर्सेट, ये आपको पाया जाता है गंभीर संकटग्रस्त है। कहाँ पाए जाते हैं? राजस्थान, गुजरात, मध्य भारत, पूर्वी पाकिस्तान। भारत में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। ये आपको इस तरीके से आपको बताना है। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है बायोडाइवर्सिटी में, जो मेन आपकी प्रजातियां हैं उनके बारे में आप बताइए। तो आपको कम से कम 5 या 10 ऐसी प्रजातियां आपको मालूम होनी चाहिए कि जो इम्पोर्टेंस रखती हैं और उन पे क्या है, उनकी विशेषता क्या है, कहाँ पाए जाते हैं। तो इस चार्ट को आपको देखना है और इस चार्ट के माध्यम से उसको नोट कर लेना है। भारत में इसके शिकार पर प्रतिबंध है। ये पक्षी उड़ने वाले सबसे भारी पक्षियों में से एक है। बात समझ में आई? फिर जेरडन कर्सर, ये आपका पाया जाता है आंध्र प्रदेश के उत्तरी क्षेत्र में पाए जाते हैं। पहले ये महाराष्ट्र में भी पाए जाते थे। ये आंध्र प्रदेश का स्थानिक पक्षी है। 1986 में एक लंबे समय बाद ये पुनः देखा गया। इस तरीके से रातिचर पक्षी है। इसकी विशेषता है जंगलों का ह्रास हुआ, शिकार आदि के संकट से इसको अब इसका मिलना कम हो गया। तो ये आपको पढ़ लेना है। ये विभिन्न पक्षियों के नाम मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ, इनको आपको क्या करना है? पढ़ना है। देखिए उत्तर प्रदेश में हमारे पाया जाता है बंगाल फोरिक, असम, अरुणाचल प्रदेश। इस प्रकार से नेपाल में भी पाया जाता है। ये अपने आकर्षक नृत्य के लिए जाना जाता है। घास भूमि में रहते हैं, ग्रासलैंड। बात समझ में आई? घास मैदानों को कृषि योग्य बनाने के लिए प्राकृतिक, मतलब बहुत से इनका इम्पोर्टेंस है। आप इनको बहुत समय देख भी सकते हैं। ये देखिए मैं आपको एक एक करके वीडियो में दिखा रहा हूँ जिससे आप इसको देख सकें। इनके नाम आपको मालूम होना चाहिए, इनकी विशेषताएं मालूम होनी चाहिए, और विशेष रूप से कहाँ पाए जाते हैं ये भी आपको मालूम होना चाहिए। देखिए ये भी अपने यहाँ पाई जाती है सबसे ज़्यादा नील गाय। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में पाई जाती है, इसको आप देखते होंगे। नेपाल के निचले भागों में पाई जाती है, और उत्तराखंड और पाकिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों और भारत में बहुत रूप से ये पाए जाने वाला है। आपको मालूम है भारत में खासकर मिलता है हमारे यहाँ मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश दोनों में नीलगाय, और इससे कई प्रॉब्लम भी होती हैं कृषि के क्षेत्र में। किसान लोग भी कई परेशान होते हैं इससे। देखिए इसके विरल वन अलग अलग झाड़ियों में रहती है। ये बहुत ज़्यादा सघन वन जहाँ होते हैं, मतलब घने वन होते हैं, वहाँ ये नहीं पाई जाती। फसलों को ये बहुत नुकसान पहुँचाते हैं। देखिए इसकी विशेष विशेषता है, ये फसलों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाती है। ये देखिए तेंदुआ भी अपने यहाँ कई जगह देखा जाता है, ऐसा नहीं है। इसका अवैध व्यापार और वनों का ह्रास इनकी संख्या में कमी ला रहे हैं जो इसका व्यापार कर रहे हैं। हाल ही में तेंदुआ की गणना भारत में पहली बार जारी की गई थी। ओके, अब बात करते हैं अति संकटग्रस्त मूंगे जो होंगे क्रिटिकली इंडर्ड कोरल्स, यानी कि जो क्रिटिकल हो। फायर्ड कोरल्स जो क्रिटिकल, ये मूंगे जो होते हैं प्रजाति को ऐसे जंतु हैं जो मूंगे से ज़्यादा जेलफिश के गुण रखते हैं। तो ये ऐसे कौन से हैं ये भी मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, तो इस प्रकार से हमारा बायोडाइवर्सिटी का इम्पोर्टेंस बढ़ता जाता है। इसके साथ साथ बायोडाइवर्सिटी के अंतर्गत औषधि पौधे भी पाए जाते हैं जो हमारे आयुर्वेद के लिए आवश्यक है। औषधि विभिन्न प्रकार की बनाई जाती हैं, उनके लिए भी हमें बहुत सारे औषधियों की ज़रूरत पड़ती है। ये आपको मालूम है, हमारे यहाँ भी पाए जाते हैं सारे। जैसे आंवला, आंवला एक इम्पॉर्टेंट रोल रखता है औषधि में, क्योंकि आज आयुर्वेद फिर से पुनः लौट रहा है। आपको मालूम है एलोपैथिक से जो इलाज नहीं हो पाता है, लोग बात फिर से आयुर्वेद में आते हैं। और यदि आपको आयुर्वेद का इलाज चाहिए तो कहीं ना कहीं इनको बचा के हमको रखना होगा, इनका कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी होगा। यदि हम इनको संरक्षित नहीं करते हैं
तो हमारे लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लम जनरेट होगी। तो इनमें से हम देख लेते हैं, जैसे आंवला हुआ, फल है, विटामिन सी हमको देता है, खांसी, मधुमेह, आज की डेट में आपको मालूम है डायबिटीज़, मधुमेह जिसको कहते हैं, मेजर प्रॉब्लम बनती हुई चली जा रही है, सर्दी, अति, इसमें इसका विशेष रूप से यूज किया जाता है। अशोक हुआ, इसका फूल यूज किया जाता है। अश्वगंधा, जड़ी बूटियों में टॉनिक बनाए जाते हैं, तनाव, नसों में विकार के लिए। बेल, फल, छाल, डायरिया, कब्ज के लिए यूज होता है। घूम आंवला, संपूर्ण भाग के लिए। पीलिया, एमेनिया के लिए यूज होता है। तो इस प्रकार से बहुत सारे, कुगुल, ये भी एक, गठिया, लकवा, चेचक के लिए इसका यूज किया जाता है। गिलो के कई रस आपको मालूम है, बाबा रामदेव की जो कंपनी है, आयुर्वेदिक कंपनी है, वो गिलो के रस भी बेचती हैं। तो कई प्रकार के ऐसे, लौंग हम सब्जी में खाने के लिए भी यूज करते हैं। लेकिन यदि ये नहीं रहेंगे तो हम इनको कहाँ से यूज करेंगे? मैं ये भी बता दूं, औषधि के साथ साथ आप जो मसाले यूज करते हैं, आपको भोजन तो चाहिए ना। यदि भोजन चाहिए तो कहीं ना कहीं आपको मसाला भी चाहिए। बिना मसाले के आज कोई भी सब्जी नहीं बनती है, ये आपको मालूम होना चाहिए। लेकिन वो हमको मिलेगा कहाँ? यदि नेचुरल रिसोर्सेस हमारे नहीं रहेंगे, बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी, तो वो हमको नहीं मिल सकते हैं। ये हमारी प्रॉब्लम क्या होती जाती है? बढ़ती जा रही है। एलोवेरा, भृंगराज, सदाबहार, बहेड़ा, ये देखिए बहुत सारे ऐसे पौधे हैं जो हमारे औषधि के रूप में यूज किए जाते हैं। तो इसलिए हमको ज़रूरत है। अब समुद्रिक जीव, मैरीन यानी कि समुद्र में रहने वाले, उनको भी हमको बचाना है, वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंस है। तो इस प्रकार से कुछ उनके नाम भी आपको पढ़ना है। तो ये पूरा हमने बताया आपको बायोडाइवर्सिटी के बारे में। तो ये बायोडाइवर्सिटी हमारे लिए क्यों आवश्यक है और किस लिए हमने बनाया, ये हम आपको समझाया कि विभिन्न प्रकार की प्रजातियां हैं जिनका अलग अलग इम्पोर्टेंस है, हर क्षेत्र में अलग अलग पाई जाती हैं। अब नेक्स्ट वीडियो जो मैं बनाऊंगा आपको, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि उसका संरक्षण हम कैसे कर सकते हैं। बायोडाइवर्सिटी हमने देखिए बायोडाइवर्सिटी को समझा, फिर उसके इम्पोर्टेंस को समझा, लेकिन अब उसका हम संरक्षण कैसे कर सकते हैं ये हम सीखेंगे। तो इसको सीखने के लिए, कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी के लिए हम कौन सा रोल अपना सकते हैं जिससे इनको प्रजातियों को बचाया जा सके और आने वाले भविष्य में हमको किसी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो आपको बनाऊंगा। आज का वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। आपको यहाँ तक पढ़ लेना है बायोडाइवर्सिटी के विषय में। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो मेरा इस पे होगा, कंजर्वेशन पे होगा। और जैसे बायोडाइवर्सिटी हमारी ख़त्म होती है तो हमारा अगला चैप्टर पॉल्यूशन है, हम पॉल्यूशन पे वीडियो बनाएंगे। आपको एक एक करके वीडियो देखते जाना है। और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप हमसे डायरेक्ट व्हाट्सएप पे कम्युनिकेशन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। ओके, तो आज के वीडियो मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ।